क्वेश्चन नंबर 41। इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द टू स्ट्रैंड्स आर। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब पहले जो ये चार ऑप्शन है उसको वन बाय वन रीड कर लेते हैं। ए कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस, बी कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, सी कॉइल्ड डिफरेंटली एंड डी इज कॉइल्ड ओवर प्रोटीन शीथ। डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसकी स्ट्रक्चर एक डबल हेलिक्स होती है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये स्ट्रैंड्स एक कॉमन एक्सिस के अराउंड कॉइल होते हैं जिसे हम राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, सो क्या होगा कि पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कॉमन एक्सिस के अराउंड कॉइलिंग। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स एक इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। इसका मतलब है कि अगर आप डीएनए का मॉडल देखें तो दोनों स्ट्रैंड्स एक सिलेंड्रिकल स्पाइरल की तरह टाइटली कॉइल्ड होती हैं एक हेलिक्स शेप में। सेकेंडली, एक दूसरे के अराउंड कॉइल नहीं होती। क्यों? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अराउंड रैंडमली कॉइल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये स्ट्रैंड्स एक कॉमन एक्सिस फॉलो करते हैं, ना कि एक दूसरे को रैंडम तरीके से लपेटते हैं। तो हमारे पास जो ये बी ऑप्शन है कि कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, तो ये भी इनकरेक्ट है। डिफरेंटली कॉइल्ड का मतलब क्या होता है? कॉइल्ड डिफरेंटली का मतलब हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग डायरेक्शन में कॉइल हो रही हों, पर डीएनए में ऐसा नहीं होता है। दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है और दूसरी वाली 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले में, बट दोनों एक ही एक्सिस के अराउंड यूनिफॉर्मली कॉइल्ड होती है। सो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन क्या है कि प्रोटीन शीट के ऊपर कॉइल होना, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीएनए प्रोटीन शीट के ऊपर कॉइल नहीं होता। हाँ, यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को क्रोमैटिन में कॉम्पैक्ट करने में मदद करते हैं, पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में डीएनए डायरेक्टली किसी प्रोटीन शीट के ऊपर कॉइल नहीं होता है। सो डीएनए डबल हेलिक्स की स्टेबिलिटी का रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन है, जो एडिनाइन हमेशा थाइमाइन के साथ और ग्वानाइन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो कंक्लूसिवली फाइनल बात क्या है कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स एक कॉमन एक्सिस के अराउंड कॉइल होती है, ना कि एक दूसरे के अराउंड या डिफरेंटली या किसी प्रोटीन शीट के ऊपर। ये स्पेसिफिकली हेलिकल स्ट्रक्चर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टेबल और एफिशिएंटली पैक रखने में मदद करती है। सो हमारा 41 का आंसर हो जाता है ए, कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अब बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही माइन्यूट डिटेल से आपको इसको सॉल्व करना है। ये एक तरीके का इस तरीके का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सेल साइकिल और सेल डिवीज़न अच्छी तरीके से दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का पूरा एक सीरीज़ देखा है, उसके सारे पार्ट मैंने डाले हुए हैं और वन शॉट भी डाला है। तो अगर आपको आ रहा है, आपको पता है सेल साइकिल सेल डिवीज़न अच्छी तरीके से, हाँ दोस्त, ऐसा नहीं कि पढ़ा है थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे तो हमको याद आ जाएगा, ऐसा गेम मत करो। बिना बताए अगर आपको अच्छी तरीके से आ रहा है तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे जब समझाना शुरू करूँगा ना तो दिमाग के आगे अंजर पंजर ढीले होने शुरू हो जाएंगे आपके। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सके तो एक बार वापस सेल साइकिल सेल डिवीज़न देख लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन आपको आते रहना चाहिए। विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन ये सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, इसलिए मैं पहले से आपको आगाह कर दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगेगा अरे यार हम लोग को आ क्यों नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सर हमें क्या क्या पढ़े कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए। तो इसलिए मैं पहले ही रेमेडी दे देता हूँ। आपको डीएनए रेप्लिकेशन आना चाहिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न आना चाहिए। अगर ये सब रेडी है तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनते चलना। यहाँ पे अगर अटेंशन अप डाउन हुआ आपका तब भाई प्रॉब्लम होने वाली है। मम्मी बुला रही है, बहन बुला रही है, ये काम है, दोस्त बुलाया, उधर ध्यान बिल्कुल मत देना। अभी कुछ देर के लिए सिर्फ 42 क्वेश्चन पे ही ध्यान दो, ठीक है। 10 इकोलाई विथ N15 डबल स्टैंडर्ड DNA are incubated in medium containing N14 nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free from N15? ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। A is 80, B is 20, C is 40, D is 60. E. coli को अपने आप को डिवाइड करने के लिए यानी कि रेप्लिकेट करने के लिए टोटल 20 मिनट्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 20 मिनट्स का टाइम लगता है। तो एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ई कोलाई का जो डिवीज़न होगा वो 20 मिनट के अंदर होगा। अब अपने को एक चीज़ क्लियर है कि जो ई कोलाई डिवाइड करेगा वो 20 मिनट में डिवाइड करेगा। मतलब एक बार 20 मिनट में डिवाइड कर लिया
उसके बाद अगले 20 मिनट में फिर डिवाइड करेगा। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज़ हो रहे हैं, एक है N14 और एक है N15। N14 इज़ नॉर्मल नाइट्रोजन और उसका आइसोटोप है एक N15। पहली चीज़, व्हाट इज़ आइसोटोप? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे ध्यान दे सकते हो आप कि यहाँ पे दो आपको नाइट्रोजन के एटम्स दिखाए हुए हैं। एक में ध्यान दो, ऊपर वाला जो है वो नाइट्रोजन 14 है और नीचे वाला जो है वो नाइट्रोजन 15 है। ऊपर जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 है और नीचे वाले का भी 7 है। एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, फ़र्क कहाँ पे है? एटॉमिक मास में। ऊपर वाले का 14 है और नीचे वाले का 15। रीज़न, इनके पास जो न्यूट्रॉन्स के नंबर है वो डिफरेंट है। N14 के पास जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो 7 है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के 7 + 7 14 होते हैं। वाइल नाइट्रोजन 15 के पास जो न्यूट्रॉन है वो N14 के न्यूट्रॉन से एक ज़्यादा है, यानी कि 7 के जगह पर 8 है। सो 8 + 7 = 15। एटॉमिक मास 15 और 14 में कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है, इसीलिए N15 क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है और N14 लाइट हो जाता है। लाइट यानी कि वेट में, हाँ, विजिबिलिटी में नहीं। क्लियर? तो आइसोटोप्स के बारे में इतनी चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए कि आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वेयर बाय हियर इन नाइट्रोजन 14 and नाइट्रोजन 15 we could clearly see that atomic number remains 7 and 7 while the mass given is 14 and 15 due to the difference in the neutrons number of neutrons. Clear? हमने मिचेल्सन एंड स्टॉल का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का प्रूफ देखा था, जिसमें कि आपका जो डीएनए था, पहले आपने एक इकोलाई सेल को N15 वाले मीडियम में ग्रो किया, जिसकी वजह से उसका डीएनए दोनों ही N15 वाले स्ट्रैंड्स हो जाते हैं। देयर बाय उसे नॉर्मल N14 के मीडियम में ग्रो किया तो उसमें हाइब्रिड डीएनए देखने को मिलते हैं, N14 N15, N14 N15। देयर बाय उसके आगे के रेप्लिकेशंस में आपको डिफरेंट स्केल के दिखते हैं, जिसमें कि 2 हाइब्रिड और 2 नॉर्मल आपको देखने मिल जाते हैं। तो मिचेल्सन एंड स्टॉल का ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आपको याद रहना चाहिए। और ये रेप्लिकेशन में हाइब्रिड डीएनए क्यों बन रहा है और नॉर्मल डीएनए क्यों बन रहा है? दैट इज़ ड्यू टू द मीडियम यूज़। अगर मीडियम में N15 वाला नाइट्रोजन है तो जो आपका जो डीएनए रहेगा वो भी N15 वाला बन जाएगा, क्योंकि आप जो खाओगे वही तो आपके शरीर में जाएगा। आप जो खाते हो उसी से आपकी बॉडी बनती है। कचड़ा खाओगे, कचड़े जैसा बॉडी बन जाएगी। अच्छी चीज़ें खाओगे तो अच्छी बॉडी बनेगी। सिमिलरली N15 वाला अगर नाइट्रोजन मैं आपको भी दूंगा तो आपके बॉडी में जो नाइट्रोजन पाया जाएगा वो N15 वाला ही है। सो इकोलाई को जिस मीडियम में आप ग्रो कर रहे हो तो N15 वाले नाइट्रोजन में ग्रो कर रहे हो तो N15 वाला डीएनए मिलेगा। उसके बाद उसको नॉर्मल में डाल रहे हो, नॉर्मल चीज़ खाने जा रहे हो या नॉर्मल मीडियम में डाल रहे हो उसे, तो N15 वाला तो पहले से था। और क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव है, इसका मतलब कि पैरेंटल डीएनए भी आप वहाँ पे सेव कर रहे हो। तो पैरेंटल डीएनए आने के वजह से इसके अंदर हाफ N15 वाला यानी कि एक स्ट्रैंड N15 वाला बन जाता है और एक नॉर्मल मीडियम से N14 वाला बन जाता है। अब N14 तो नए मीडियम के वजह से आया है, बट आपका जो पैरेंटल डीएनए है ड्यू टू सेमी कंजर्वेटिव क्यों? जहाँ पे आपके पैरेंटल डीएनए को 50% सेव किया जा रहा है, इसकी वजह से आपके पास हाइब्रिड डीएनए आते हैं। और सेकेंड जनरेशन में जब आप जाते हो तो उसमें आप देखते हो एक हाइब्रिड डीएनए और एक नॉर्मल डीएनए बनता है। तो ये मिचेल्सन एंड स्टॉल का सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। आगे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही समझेंगे, ऐसे भगाएंगे नहीं इसे। अब इसे एक साइड करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सिस्टमैटिक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें कि पूरा रेप्लिकेशन हम लोग देख रहे हैं। आफ्टर 60 मिनट्स तक का बात हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट्स तक जो डिवीजन होगा उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि आफ्टर 60 मिनट्स हाउ मेनी इकोलाई सेल विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15। ठीक है, तो उसको समझने के लिए अपने को पूरा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि कैसे डिवीजन हो रहा है। मैंने इंडेक्स में ब्लैक कलर का जो लाइंस बनाए हैं वो N15 वाले डीएनए को डिनोट करता है, और जो ब्लू कलर के लाइंस है वो N14 वाले डीएनए स्ट्रैंड्स को लोकेट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ समझ में आनी चाहिए। कलर कोड मैंने इसलिए यूज़ किया है, ब्लैक इज़ फॉर N15, ब्लू इज़ फॉर N14। क्लियर? पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं N15 डबल स्टैंडर्ड डीएनए से। DS मतलब डबल स्टैंडर्ड। अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें पहला जो रेप्लिकेशन होगा 20 मिनट्स में, क्योंकि अब हम उसे N14 के मीडियम में ग्रो करेंगे। किसको? N15 वाले डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले इकोलाई को। तो जब उसको आप
N15 वाले DNA को रेप्लिकेट कराओगे नॉर्मल मीडियम में तो यूज़ करेगा नॉर्मल N14। सो नॉर्मल N14 वाला जब आएगा तो एक स्ट्रैंड आपको नॉर्मल वाली N14 वाली मिलेगी और एक N15 वाली। सिमिलरली ऊपर भी N14 N15, बिकॉज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है तो जो पेरेंटल DNA है वो भी रहेगा, साथ में न्यूली सिंथेसाइज DNA भी रहेगा। देयर आफ्टर 20 मिनट्स के बाद फिर से आपको मिलेंगे टोटल 4 DNA। 4 DNA में जो सबसे टॉप पे देख रहे हो आप, एक ब्लैक और ब्लू N15 N14, फिर N14 N14, उसके बाद N14 N14 और N14 N15। आफ्टर 20 मिनट्स, दैट इज लास्ट 60 मिनट्स लैप्स होने के बाद आपके पास टोटल 3 4 5 6 7 8 टोटल आपको DNA मिलेंगे। सबसे टॉप में देखिए N15 N14 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 N15, आपको इतने टोटल इस तरीके के स्टैंड मिलेंगे। सो एक चीज़ तो आपको विजुलाइज करने में ये आसान हो गया कि जो आपका DNA का रेप्लिकेशन है वो इस तरीके से हो रहा है, ब्लैक जिसमें N15 है और ब्लू जिसमें N14 है। N14 क्यों आ रहा है? बिकॉज अब जो N15 वाला आपने जो इकोलाई सेल है आप उसे इंक्यूबेट कर रहे हो न्यू मीडियम में जिसमें N14 यानी कि नॉर्मल वाला नाइट्रोजन है, ना कि नाइट्रोजन का आइसोटोप है। क्लियर? सो इसे आप विजुअलाइज कर चुके हो तो हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर कोई डाउट रहेगा इसमें तो तुरंत नीचे कमेंट कर दीजिए, वेट मत कीजिए कि मैं आफ्टर द वीडियो कमेंट करूंगा, पहले कमेंट डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब तक ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आगे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन आप तभी कर पाओगे जब आपको DNA का रेप्लिकेशन पता होना चाहिए कि DNA का रेप्लिकेशन कैसे होता है, रेप्लिकेशन फोर्क क्या है, कैसे न्यूली सिंथेसाइज DNA बनता है। तो ये आपको ऑलरेडी 12th में पढ़ाया जा चुका है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू विजुअलाइज दिस। रीज़न, आपको सेमी कंजर्वेटिव मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आना चाहिए, जिसमें रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कैसे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, कैसे न्यू फ्रैगमेंट्स का सिंथेसिस होता है। ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी जब आप 12th में आओगे, जब वो चैप्टर पढ़ोगे। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी, कुछ पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आता हो। ठीक है, हमें यहाँ पर टोटल 10 इकोलाई सेल्स दिए हुए थे। ठीक है, सो जो शुरू में हमारे पास 10 सेल हैं उनके पास जो DNA है उनके दोनों स्टैंड कौन से कलर के? ब्लैक कलर के, यानी कि दोनों ही स्टैंड N15 वाले हैं। कौन से वाले? N15। जब 10 सेल्स डिवाइड करेंगे तो कितने सेल्स में बदल जाएंगे? 20 सेल्स में। कितने? 10 का 20, क्योंकि हर एक सेल 2 बनाएगा, तो 10 सेल रहेंगे तो कितने बनाएंगे? 20। 20 का नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? 40। 40 का नेक्स्ट सेक्शन में कितना हो जाएगा? 80, बिकॉज 10 टू ज़ा 20, 20 टू ज़ा 40, 40 टू ज़ा 80। इस तरीके से जो सेल का नंबर है वो बढ़ते चले जाएगा फ्रॉम 10 टू 80। क्योंकि आपको 60 मिनट्स के बाद का गेम पूछा है तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो आपके पास सेल्स हैं वो इसी तरीके से बढ़ेंगे, 10 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 80। खास करके यहाँ पर जो सेल का डिवीज़न है, इकोलाई का डिवीज़न है, वो एक तरीके से माइटोटिक डिवीज़न ही आप समझ सकते हो। हालांकि ये बैक्टीरियल सेल है, उसमें हम लोग माइटोसिस नहीं बताते, बट स्टिल एक माइटोटिक के जैसे ही आप समझिए, एक तरीके से फिजन है बैक्टीरिया का, जिसमें इकोलाई का जो ये बैक्टीरियल सेल है वो 10 टू 80 में कन्वर्ट हो जा रहा है आफ्टर 60 मिनट्स। अब जितने बार भी आपका इकोलाई का सेल डिवाइड करेगा, हर बार उसे अपना DNA भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा। DNA क्यों रेप्लिकेट करना पड़ेगा? क्योंकि जब भी डॉटर सेल्स बनेंगे तो उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DNA करने के लिए आपके पास डबल द अमाउंट ऑफ DNA ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे तो उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास DNA उतना होना चाहिए। इसलिए पहले DNA रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा डॉटर सेल्स में। शुरुआत कहाँ से हुई है? 10 से। 10 इकोलाई सेल्स के अंदर टोटल कितने DNA होंगे? 10 DNA होंगे। वो 10 के 10 DNA कैसे होंगे? ब्लैक वाले सर, ब्लैक एंड ब्लैक, क्योंकि मैंने दोनों स्टैंड कौन सी रखी है? ब्लैक वाली, N15 N15। सो 10 के 10 कितने हो जाएंगे? N15 N15 वाले DNA। नेक्स्ट 20 मिनट के बाद क्या होगा? ये DNA रेप्लिकेट करेगा और 2 हाइब्रिड DNA बना देगा। मतलब एक से कितने बन रहे हैं? 2 हाइब्रिड DNA। तो जो 10 सेल थे जिनके पास सबके पास N15 N15 वाला DNA था, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? नए डॉटर सेल्स में बन रहे हैं, मतलब 10 का 20 होने वाला है। तो जब 20 होगा तो क्या सब में N15 N15 ही रहने वाला है? नहीं, अब हाइब्रिड सेल्स आ जाएंगे। रीज़न, अब आप उसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो कर रहे हो,
तो आपके पास N14 अवेलेबल है फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो आपके पास हाइब्रिड डीएनए मिल रहे हैं N15 N14 N14 N15। क्लियर। सो आपके पास जो 20 सेल हैं उन 20 के पास कैसे डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे, हाइब्रिड वाले। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 20 के 40 सेल्स होंगे। तो 40 सेल्स होते टाइम क्या होगा, फिर से डीएनए रेप्लिकेट करेगा। और अब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो आप फिर से देख पा रहे हो टॉप में देखिए ब्लैक ब्लू 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 और ब्लू ब्लैक, यानी कि N15 N14 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 N15। क्लियर। तो आपके पास टोटल कितने सेल हो गए, 40 सेल हो गए। 40 सेल होने का मतलब 10 सेल के पास जो सबसे टॉप पे है, 10 सेल के अंदर जो सबसे टॉप वाला डीएनए हाइब्रिड है वो रहेगा। फिर उसके नीचे सेकंड वाले में देखिए जिसमें ब्लू ब्लू ही है, 10 सेल उनके पास भी रहेंगे, 10 थर्ड वाला भी रहेगा और 10 लास्ट वाला। मतलब कि जो आपको 4 डीएनए दिख रहे हैं आफ्टर 40 मिनट्स, सब 10-10 सेल के अंदर इस तरीके के अरेंजमेंट आपको दिखने मिलेगी। क्लियर। 10 सेल के पास हाइब्रिड होगा, 10 यानी कि एक टॉप में आपको हाइब्रिड दिख रहा है और एक सबसे लोअर बॉटम में हाइब्रिड दिख रहा है, यानी कि इन टोटल 20 सेल्स ऐसे होंगे जिनके पास हाइब्रिड डीएनए होंगे और 20 सेल्स जिनके पास नॉर्मल डीएनए होंगे। लास्टली आपका फिर से डिवीजन होगा, 40 × 80 होगा और एवरी डिवीजन के पहले क्या होने वाला है, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो जैसे पहले हुआ वैसे अभी भी होने वाला है। आपके पास टोटल कितने डीएनए के स्ट्रैंड्स इस समय आपको दिख रहे हैं, टोटल 8 दिख रहे हैं। 8 फॉर्म्स ऑफ डीएनए अवेलेबल है। क्लियर। कितने सेल्स में, 80 में, यानी कि जो टॉप से लेके बॉटम तक जो आपको डीएनए दिख रहा है हर 10 सेल के अंदर आपको उस तरीके का दिखने वाला है। यानी कि जो ब्लैक और ब्लू है टॉप पे और नीचे ब्लैक और ब्लू है, ये कितने में दिखेगा, ऊपर वाला भी 10 में और नीचे वाला भी 10 में। और इन बिटवीन जितने ब्लू स्ट्रैंड्स वाले हैं ये किस में दिखेंगे, सब में 10-10 वाले में दिखेंगे। यानी कि 8 फॉर्म्स ऑफ जो डीएनए आप देख रहे हो जिसमें कि 2 हाइब्रिड हैं और जो रिमेनिंग है वो नॉर्मल है, वो सब के सब 1-1 10-10, यानी कि जो टॉप मोस्ट है वो भी 10 में रहेगा, नीचे वाला 10 में, थर्ड वाला 10 में, फोर्थ वाला 10 में। तो ऐसे 10-10 सेल्स रहेंगे जिनमें इस तरीके के आपको डीएनए स्ट्रैंड्स दिखने मिलेंगे। अब हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि हमें कितने स्ट्रैंड्स दिखने वाले हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि फाइनली अपने को क्या मिलने वाला है। अब हम लोग एक सेपरेट पेज पे चलते हैं जिसमें हम क्लियरली देख पाएँ कि कितने नंबर ऑफ डीएनए हैं पर सेल। अब सबसे पहले हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो है ब्लू एंड ब्लू स्ट्रैंड, दैट इज़ N14 N14। तो ऐसे कितने सेल्स होंगे जिनमें इस तरीके का आपको अरेंजमेंट देखने मिलेगा, ऐसे होंगे टोटल 60, क्योंकि यहाँ पे 6 हमने पॉसिबिलिटीज़ देखी, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए 10 सेल थे, तो ऐसे 6 पॉसिबिलिटी के लिए 60 सेल। सिमिलरली N15 N14 यानी कि ब्लैक और ब्लू के लिए आपके पास टोटल कितने हैं, 20, क्योंकि एक टॉप में है हाइब्रिड और एक सबसे नीचे बॉटम में हाइब्रिड, तो वहाँ पे 10 यहाँ पे 10, 20, टोटल कितने सेल हो गए, 60 + 20 80 सेल्स। तो इतना तो क्लियर है कि हमारे पास 80 सेल्स अपने हाथ में है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कितने ऐसे सेल्स हैं जिनमें कि N15 वाला डीएनए पाया ही ना जाए। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 20 में तो है, तो रिमेनिंग कौन सा है, 60 ऐसे सेल्स हैं जिनमें टोटली आपको N15 देखने नहीं मिलेगा। क्लियर।